आज हम लोग देखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। कल देखा था हमने, तो एक जो है रिकैप ले लेते हैं, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, आवाज़ आ रही है? हाँ भाई, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। हम्म। यस सर। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 से 4 के अंडर में लिखा था। पार्ट 1 में हमने इसको देखा था। यूनियन और यूनियन ऑफ स्टेट जो है ये आर्टिकल 1 में लिखा गया है, और ये यूनियन ऑफ स्टेट हमने लिखा है। फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं लिखा है, लेकिन हम स्ट्रक्चर एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट की तरह है। इसको जो है इंडिया दैट इज भारत कहा गया है, क्योंकि कुछ लोग भारत सजेस्ट कर रहे थे इसका नाम, और कुछ लोग इंडिया सजेस्ट कर रहे थे। और हमारा जो यूनियन है एक फेडरल स्ट्रक्चर में है, इसलिए जो है इसको हमारी इस यूनियन की स्पिरिट तो यूनियन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट तो यूनियन है, लेकिन जो हमारा फॉर्म है, वो जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो फेडरल है। इसमें जो है आर्टिकल 1 में हम किस किस किन चीज़ों में हमने क्लासिफाई किया है इसको। तो सबसे पहला है टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। तो इन 3 पार्ट में जो है हमने इसको देखा था। इसमें हमने देखा था कि ये 28 स्टेट्स हैं और अभी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। पार्ट 21 में जो है स्पेशल प्रोविजन लिखे गए हैं कुछ स्टेट्स के लिए, कुछ स्पेशल प्रोविजन है जिसको हम लोग देखेंगे आगे जब पार्ट 21 देखेंगे तो। और 5th और 6th जो है शेड्यूल्स में भी कुछ। सर हाँ हाँ भाई, सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? मेरा नेटवर्क आज ठीक नहीं है कुछ। सबको ब्रेक हो रही है क्या मेरी आवाज? यस सर। हाँ भाई, तो बोलना चाहिए पहले। पूरी थोड़ी हो रही है सर। सर क्लियर है, उसके बाद फिर ब्रेक होने लग रही है। अच्छा अच्छा। हम्म। नेटवर्क का क्या किया जाए, पता नहीं, स्लो चल रहा है नेटवर्क अभी, नेट स्लो चल रहा है। हम्म। हाँ भाई, अभी आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर, अभी आ रही है। गुड इवनिंग। क्यों भाई आप लोग लेट क्यों जुड़ रहे हैं? 8:05 तक जो है हम इसको शुरू कर दे रहे हैं, तो आप लोग जो है लेट आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। हम्म। तो अभी आ रही है क्या आवाज? आवाज आ रही है अभी? यस सर। ब्रेक तो नहीं हो रही है? जी सर। ओके। सर ब्रेक हो रही है, मतलब थोड़ी आ रही है फिर थोड़ी ब्रेक हो जा रही है अभी। अच्छा अच्छा, नेट स्लो है हमारा, हम क्या कर सकते हैं अब इसके लिए। हम्म। हम्म। तो इसमें हमने देखा था कि कुछ स्टेट्स को जो है स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था, कुछ प्रोविजंस थे स्पेशल, जिसमें कि स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। और कुछ स्टेट 5th और 6th शेड्यूल में भी रखे गए थे। इसमें जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर एक्सप्रेशन है देन द यूनियन ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो है यूनियन टेरिटरीज भी आते हैं, और कुछ अदर टेरिटरी जो फ्यूचर में हम एक्वायर करने वाले हैं वो भी आते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया में नहीं आते हैं।
यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आते हैं। फिर इसके बाद जो है हम देखेंगे जैसे कि हमने जो है बहुत सारी फॉरेन जो टेरिटरी थी हमने एक्वायर की थी, जैसे दादर नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, Sir, सिक्किम। screen is not visible. स्क्रीन दिखनी चाहिए, नहीं दिख रही है। सर स्क्रीन दिख रही है। अच्छा अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है। दिख रही No, है sir, सर, it's आप not बोलिए। visible. यस सर स्क्रीन इज विजिबल। आवाज ठीक है ना? नो सर, सर, फिर आपकी से स्क्रीन तो break हो रही है। विजिबल है लेकिन आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। अच्छा अच्छा, आवाज ब्रेक कर रही है, पता नहीं आज नेट सही चल नहीं रहा। सर अभी आ रही है। अभी आ रही है आवाज? कंटिन्यू करें फिर? यस सर। अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा। तो इसमें जो है फॉरेन टेरिटरीज को हमने एक्वायर की थी, जैसे कि दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी, सिक्किम, ऐसे टेरिटरीज जो थी फॉरेन के कंट्रोल में थी। ये फॉरेन टेरिटरीज थी जिन्हें हमने एक्वायर किया था। आर्टिकल 2 में हमने देखा था कि नए स्टेट यदि हम जो एक्वायर करते हैं, न्यूली स्टेट यदि हम ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम जो है किसी एक स्टेट को तोड़कर जो है नया स्टेट बना रहे हैं, ऐसा नहीं। आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग यदि आप नए स्टेट को ऐड कर रहे हैं तो वो आर्टिकल 2 से ऐड होगा। आर्टिकल 3 में जो भी हमारी टेरिटरी है, जो भी हमारा स्टेट है, उसमें यदि हम क्या करते हैं कि इसके जो टेरिटरी का सेपरेशन कर रहे हैं या फिर जो है ज्वाइन करके कुछ नया बना दे रहे हैं, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ स्टेट कर रहे हैं या फिर डिमिनिश कर रहे हैं, किसी के एरिया को अल्टर कर रहे हैं, बाउंड्री को, या फिर नाम बदल रहे हैं, तो ये आर्टिकल 3 से हो रहा है। और इसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पहले से मिलनी चाहिए, याद रखिएगा। A bill contemplating the above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of president. प्रेसिडेंट का जो है प्रायर रिकमेंडेशन होना चाहिए, तभी जो है ये पास होगा। और स्टेट लेजिस्लेचर में ये बिल जो है वो प्रेसिडेंट जो होता है वो रिफर करता है स्टेट लेजिस्लेचर को, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर की बात को मानना न मानना ये प्रेसिडेंट के ऊपर है, यानी कि बस एडवाइजरी पावर है स्टेट्स के पास। ये कोई बाउंड नहीं है इसकी। स्टेट जो भी अपना इसमें संशोधन करके वो बता रहा है उसको माने प्रेसिडेंट। फिर पार्लियामेंट कैन विड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। पार्लियामेंट अपने विल से जो है इसको बदल सकता है, स्टेट्स की परमिशन की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 4 में लिखा गया है कि इसके लिए कोई संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं चाहिए, 368 से अमेंडमेंट नहीं होगा, ये सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट हो जाएगा और इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा। Does the power of parliament to diminish the areas of a state include also the power of to cede the Indian territories to a foreign country? तो ये आर्टिकल 3 में नहीं लिखा गया है, ये जो है इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि एक नई चीज देखेंगे हम लोग, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश। हमने क्या किया था कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 लाया था। आवाज आ रही है ना क्लियर? यस सर। Was enacted to give effect to the acquiring of Yes, sir. certain territories by India and transfer of certain other territories to Bangladesh। तो कुछ ऐसी टेरिटरीज थी जिन्हें कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो सकता था कि हम जो है बांग्लादेश से उसको चेंज कर लें और अपना वाला जो है बांग्लादेश को दे दें, बांग्लादेश के कुछ टेरिटरीज अपने ले लें। इन pursuance of the agreement and its protocol entered into between the government of India and Bangladesh. Under this deal, India transferred 111 enclaves to Bangladesh, while Bangladesh transferred 51 enclaves in India. तो ये जो टेरिटरीज थे यहाँ पे बांग्लादेश के पास में, तो वहाँ पे एक्सचेंज किया गया। इन एडिशन द डील ऑल्सो इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एडवर्स पोजीशन एंड डिमार्केशन ऑफ 6.1 किलोमीटर अंडर मार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेचेस। तो जो बॉर्डर भी स्ट्रेच हुआ था वो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी, उसे भी सीधा किया गया। 6.1 किलोमीटर का जो है
इसको फिर से चेंज किया गया था बॉर्डर को। फॉर दीज थ्री पर्पजेज द अमेंडमेंट मॉडिफाइड द प्रोविजंस रिलेटेड टू द टेरिटरीज ऑफ द 4 स्टेट्स असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा की टेरिटरीज में थोड़े थोड़े बदलाव आए। In the first schedule of the constitution, the background of the amendment is as follows। तो कुछ फर्स्ट शेड्यूल में इस तरह लिखा गया है कि 4096.7 किलोमीटर की इनकी बाउंड्री है, और रेड क्लिफ से पहली बार जो है इसको जो है वो किया गया था। उसके बाद बैगे अवार्ड जो कि बैगे ने इस पे रिजॉल्व करने की कोशिश की, और फिर बाद में नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ 1958 में। फिर उसके बाद जो है इसको 1960s में इसको फिर से जो है इसकी टेरिटरी को बदला गया। जैसे कि क्या हुआ था कि इसको ईस्ट पाकिस्तान का एक पार्ट था, तो उस समय जो है ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट था तो उसको सेटल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब बांग्लादेश बन गया तो 1974 में ये एग्रीमेंट हुआ कि बांग्लादेश जो भी हमारा कंसर्न टेरिटरी हमारी लग रही है वहाँ पे उसको हम ठीक कर ले ताकि हमारा गवर्नेंस ठीक हो सके। द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द बांग्लादेश कंसर्निंग द डिमार्केशन ऑफ द लैंड बाउंड्री एंड रिलेटेड मैटर्स वाज साइंड बिटवीन बोथ द कंट्री। दोनों कंट्रीज में साइन हो गया एग्रीमेंट, और this agreement was not ratified as it involved inter alia transfer of territory which requires a constitutional amendment. In this connection, it was also required to identify the precious areas on the ground which would be transferred। तो ये जो है एक एग्रीमेंट था दोनों देशों के बीच में कि हम कुछ अपनी टेरिटरी दे रहे हैं और वो कुछ अपनी टेरिटरी दे रहे थे। तो ये कोई जो है ऐसा नहीं था कि हम जो है इसमें हम किसी की टेरिटरी को सब्जुगेट कर रहे थे, कंकर्ड कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। Subsequently, the issues relating to demarcation of undemarcated boundary, the territories in adverse possession and exchange of enclaves were identified and resolved by the signing a protocol on September 6, 2011। इसे ratified किया गया, which form an integral part of the land boundary agreement between India and Bangladesh 1974। The protocol was prepared with the support and concurrence of the concerned state government Assam, Meghalaya, Tripura and West Bengal। तो इन स्टेट से जो टेरिटरी लगती थी बांग्लादेश की उनको जो है थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया था। इससे जो है इन स्टेट्स के एरियाज पे भी जो है डिफरेंस आए थे। तो इसे जो है रेटिफाइड किया गया था 2011 में। 1974 में जो है ये एग्रीमेंट बन गया था। फिर इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। आवाज आ रही है ना भाई? आवाज आ रही है? यस सर। सर फिर से आपकी आवाज क्रैक कर रही है। सब तो हो रही है। नो सर। यस अच्छा अच्छा सब तो मुझे तो आ रही है आपकी वो आवाज। असली नहीं ब्रेक हो रही, लेकिन मुझे ब्रेक भी। होने लगा। वो तो बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा अच्छा आप लोग के नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा शायद। अच्छा अच्छा हाँ हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को यदि क्लियर सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब कि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ठीक है। Evolution of the states and union territories, integration of princely states। At the time of independence, India comprised two categories of political units, namely British provinces and princely states। तो दो पार्ट में जो है ये हम इंटीग्रेटेड एक स्टेट्स थे, जिसमें जो है एक प्रिंसली स्टेट्स होता था, एक ब्रिटिश प्रोविंस होता था। यानी कि जो स्टेट्स थे वो ब्रिटिश प्रोविंस का रहे, और जो प्रिंस जहाँ के जो है जो वहाँ के किंग्स होते थे वो कंट्रोल करते थे, उन्हें प्रिंसली स्टेट्स हम कहते थे। अंडर द रूल ऑफ नेटिव प्रिंसेस बट सब्जेक्ट टू द पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो ये जो है प्रिंस के कंट्रोल में होते थे, लेकिन जो है ये पैरामाउंसी यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन की होती थी। द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 क्रिएटेड टू इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड गेव 3 ऑप्शन टू द प्रिंसली स्टेट्स वाइल ज्वाइनिंग इंडिया, ज्वाइनिंग पाकिस्तान एंड रिमेनिंग इंडिपेंडेंट। तो 3 ऑप्शन जो है इंडिया जो है इन जो प्रिंसली स्टेट्स है इनको ऑप्शन दिया गया कि आप यदि पाकिस्तान को चाहें तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, आप जो है इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंडिया को ज्वाइन करने, या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो भी आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ऑफ द 552 प्रिंसली स्टेट, 552 प्रिंसली स्टेट्स थे उस समय, situated within the geographical boundaries of India, 549 joined India and the remaining 3, Hyderabad, Junagadh and Kashmir, refused to join India।
तो 549 तो ज्वाइन करने से ज्वाइन कर दिया, लेकिन 3 जो टेरिटरीज थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया ज्वाइन करने से। हाउएवर इन कोर्स ऑफ टाइम दे वर आल्सो इंटीग्रेटेड विद इंडिया, हैदराबाद बाय मींस ऑफ पुलिस एक्शन, जूनागढ़ बाय मींस ऑफ रेफरेंडम एंड कश्मीर बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन। तो इन तीनों को भी इंडिया में शामिल कर लिया गया। अब जो हैदराबाद था इसको मारपीट के जो है हमने शामिल कर लिया पुलिस एक्शन से, जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ, वोटिंग हुई कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, कश्मीर में हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि एक साइन हुआ एग्रीमेंट कि हम जो है सिर्फ इतनी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे डिफेंस को, कम्युनिकेशन को, करेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं कश्मीर के, और किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कश्मीर के साथ ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वहाँ पे साइन हुआ था। और जो है जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ था, हैदराबाद में पुलिस एक्शन जीरो, ऑपरेशन जीरो हावर चला के इसको एक्वायर किया गया था। 1950s में क्या हुआ था, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ द यूनियन, इंडियन यूनियन, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो 1950s में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन में 4 डिवीजन किए गए थे स्टेट्स को कैटेगराइज करने के लिए, जिसमें पार्ट ए था, पार्ट बी था, पार्ट सी था और पार्ट डी था। आवाज क्लियर है भाई? यस सर। इन ऑल दे नंबर 29 थे पूरे नंबर में। पार्ट ए स्टेट कंप्राइज्ड 9 ईस्ट-वेल गवर्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो गवर्नर्स के द्वारा प्रोविंसेस कंट्रोल किए जाते थे ब्रिटिश इंडिया में, उनको ए कैटेगरी में रखा गया। बी में क्या रखा गया, बी में रखा गया स्टेट्स कंसिस्ट ऑफ 9 ईस्ट-वेल प्रिंसली स्टेट विथ लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर के साथ जो है उनको 9 जो ईस्ट-वेल जो पहले प्रिंसली स्टेट थे उनको रखा गया। फिर पार्ट सी में क्या रखा गया, पार्ट सी में स्टेट्स कंसिस्टेड ऑफ ईस्ट-वेल चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो चीफ कमिश्नर्स यानी कि जो अभी के हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, जहाँ कहीं जो चीफ कमिश्नर भी अभी भी होती हैं, तो ये जो हेड करते थे उनको पार्ट सी में रखा गया था अब ब्रिटिश इंडिया एंड सम ऑफ द ईस्ट-वेल प्रिंसली स्टेट। तो जो इसमें जो कमिश्नरीज थी उनको रखा गया था पार्ट सी में। दीज पार्ट सी स्टेट्स इन ऑल 10 इन नंबर वर सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड। तो ये 10 में 10 थी और ये सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड की जाती थी, पूरे जो है सेंटर से एडमिनिस्टर्ड की जाती थी। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर केप्ड एज द सॉलिटरी पार्ट इन पार्ट डी। तो पार्ट डी में जो है अंडमान एंड निकोबार को अलग से रखा गया था। अगर इसका कैटेगराइजेशन हम लोग देखें तो देखिए स्टेट्स इन पार्ट ए में कौन कौन से स्टेट थे, आसाम था, बिहार था, बॉम्बे था, मध्य प्रदेश था, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस और वेस्ट बंगाल। ये कौन से थे इस स्टेट पार्ट ए में। स्टेट पार्ट बी में क्या थे, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचिंग, विंध्य भारत। तो देखिए ये पार्ट ए वाले में कह रहा है ये कि पार्ट ए में वो स्टेट्स थे जो कि ब्रिटिश इंडिया में गवर्नर द्वारा कंट्रोल होते थे, यानी कि ये स्टेट्स जो है ऐसे स्टेट थे जो ना प्रिंसली स्टेट थे ना ही चीफ कमिश्नर यहाँ पे होता था। तो ये गवर्नर द्वारा वो होते थे, इनका गवर्नेंस होता था। फिर पार्ट बी में जो था ये प्रिंसली स्टेट थे, जैसे कि जो ईस्ट-वेल प्रिंसली स्टेट थे, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर और विंध्य भारत। ये पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट, इसी को जो है 7th अमेंडमेंट से हटाया गया था। स्टेट सी में जो था वो अजमेर था, भोपाल था, बिलासपुर था, कोची, कुर्ग था, दिल्ली था, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। ये कैसे स्टेट थे भाई, ये हाई कमिश्नरी यहाँ पे दिखती थी, यानी कि ये जो है यूनियन टेरिटरी की तरह थी, यानी सेंट्रल कंट्रोल करता था। और पार्ट डी में जो है अंडमान एंड निकोबार को रखा गया था, इसको किसी इसमें क्लासीफाई नहीं किया गया था। ठीक है, हाँ भाई। सर सर ये जो हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ था सर, इसी को ना ऑपरेशन पोलो कहते थे। हाँ ऑपरेशन पोलो कहते हैं, ऑपरेशन अच्छा सॉरी मैं क्या बोल दिया हूँ, ऑपरेशन जीरो और बोल दिया हूँ ना सर, ऑपरेशन पोलो शायद कहते थे। हाँ वो मैं गलत बोल दिया हूँ। ऑपरेशन जीरो और जो हुआ था वो ग्वालियर टैंक मैदान जो क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए चला था उसमें हुआ था। सॉरी, मैं यहाँ पे जो है ऑपरेशन पोलो हुआ था। हाँ भाई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर जो पार्ट सी है हाँ। वो चीफ मतलब जो हाई कमिश्नर अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब कैसे लोग थे,
जैसे कि जो पार्ट ए है वो गवर्नर द्वारा रूल किए जाने वाले जगह थे या फिर प्लेसेस थे, तो पार्ट सी वाला पार्ट सी को सेंट्रल डायरेक्ट कंट्रोल करता था, ठीक है। जैसे यूनियन टेरिटरीज अभी क्या है ना, जिसको सेंट्रल डायरेक्ट कंट्रोल करता है वो पार्ट सी में रखे गए थे। सर एक बात मैं इसमें ऐड कर दूं। हाँ हाँ बोलिए। सर पार्ट सी में जो जो जितने भी नाम दिखाए गए हैं ना, आप इनमें नोटिस करेंगे कि इनका जो एरिया है बहुत छोटा है, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के साइज के हैं। हाँ। तो इन सभी को स्टेटहुड देना पॉसिबल नहीं था, और चूंकि ये इनमें से कुछ रियासतें गवर्नमेंट इंक्लेव टाइप थी, तो उनसे हमने लिया था, तो इनको हमने एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे हमने शामिल कराया। हाँ हाँ, ये छोटे थे। अजमेर जो है ये प्रिंसली स्टेट ही था, मतलब छोटे रजवाड़े थे, तो इनको स्टेट का वो दर्जा नहीं दिया जा सकता था, तो इनको जो है स्टेट में जो है ऊपर से कंट्रोल किया गया, सेंटर ने कंट्रोल किया इसको। ये सारे और जो फिर एक बात और छोटी सी ऐड करना चाहूंगा सर, चौथे पॉइंट पे जो एक रियासत का नाम लिखा है कूच बिहार, ये जो आपने पहला पॉइंट बनाया बांग्लादेश के साथ जो 100वें संविधान संशोधन के साथ ये विलय हुआ है, इस सारा का सारा रिलेशन इसी चौथी नंबर पे जो रियासत है कूच बिहार, इससे जुड़ा हुआ है। सर जो हमारा बॉर्डर इंक्लेव्स जो हमने ट्रांसफर की थी, हमने वो पूरे पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे नहीं की थी, सिर्फ कूच बिहार के बॉर्डर पे की थी। उसका रीजन ये था कि कूच बिहार एक रियासत थी, और रियासत में होने की वजह से ब्रिटिशर्स ने जो बॉर्डर बनाए थे वो तो एकदम सही थे, लेकिन रियासत होने की वजह से जो बॉर्डर थे वो थोड़ा इनक्लेव वगैरह उसमें इश्यू इन्वॉल्व थे। तो जब ये कूच बिहार रियासत मर्ज हुई तो यही इश्यूज भारत को भी झेलने पड़े, तो इसका सेटल हमने बाद में किया था इसी वजह से। हाँ कुछ तो ब्रिटिशर्स ने जो बाउंड्रीज बनाई थी वो परफेक्ट थी। हाँ हाँ, कुछ हमने बाउंड्री एक डिमार्केट भी किया था कि ये जो 6.1 किलोमीटर की जो बाउंड्री थी वो ठीक से जो है उसको वो नहीं किया गया था, तो उसमें भी चेंज लाया गया था। और ये कूच बिहार वाला भी आप जो बता रहे हैं ये भी जो है इसमें वो किया गया था, ठीक है। हाँ भाई आगे चलें। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Dhar Commission and JVP Committee. The integration of princely states with the rest of India has purely an ad hoc arrangement. There has been a demand from different regions, particularly South India, for reorganization of the states on linguistic basis. तो जो साउथ के स्टेट्स थे वो क्या डिमांड कर रहे थे कि इनकी एरियाज को फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाए, कि इन स्टेट्स को जो है फिर से रीऑर्गेनाइज कर दिया जाए जो है, और इनको एक खास पर्टिकुलर बेसिस पे इनको रीऑर्गेनाइज किया जाए। जैसे अकॉर्डिंगली इन जून 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, क्योंकि उस समय जो है ये लोग लैंग्वेज के बेसिस पे इन स्टेट्स का डिवीजन चाहते थे। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस.के. धर टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ दिस, एक कमेटी बनाई गई एस.के. धर के अंडर में, और इन्होंने जो है जांच करने की कोशिश की कि क्या ये फिजिबल है कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बनाते हैं। The commission submitted its report in December 1948 and recommended the reorganization of states on the basis of administrative convenience rather than linguistic factor. तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के ऊपर जो है हमारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर पे। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। This created much resentment and led to the appointment of another linguistic provinces committee. तो जो है साउथ में फिर से प्रॉब्लम होने लगी उन लोगों की, हमें तो लिंग्विस्टिक स्टेट पे चाहिए डिवीजन और एडमिनिस्ट्रेटिव पे नहीं चाहिए। बाय द कांग्रेस दूसरी फिर से जो है एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी बनाई गई कि फिर से जांच करो भाई क्या लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बना दिया जाए। तो इन दिसंबर 1948 itself to examine the whole question afresh, it consisted of जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया। तो ये तीन लोग मिलकर फिर से एक कमेटी बनाई जिसे कहा गया जेवीपी कमेटी। तो ये तीनों नाम के शुरुआत के जो लेटर्स हैं उसको ले लिया गया और जेवीपी कमेटी बनाई गई। तो इनका भी काम वही था कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस जो कमेटी है ये जांच करेंगे कि हाँ लैंग्वेज के बेसिस पे जो रीऑर्गेनाइजेशन है स्टेट्स का किया जा सकता है, क्या फिजिबल है। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन April 1949 and formally rejected language as the basis of reorganization of state. तो JVP कमेटी ने भी इसको रिजेक्ट किया। ये टेरिटरीज हमने देखी थी।
फिर ये जो टेरिटरीज है ये लिखा है कि पार्ट 6 में क्या आता है, जो स्टेट सभी के आते हैं वो पार्ट 6 में आते हैं। पार्ट 7 में जो है पिछले स्टेट्स आते थे जो पार्ट बी में थे। पार्ट ए में जो है ये आते थे फर्स्ट जो पार्ट सी में थे यानी कि यूनियन टेरिटरी वाले, और पार्ट 9 में जो है ये पार्ट डी वाले आते थे कि जो पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार वाली टेरिटरी थी उसको पार्ट डी में रखा गया था। पार्ट 8 में जो है ये सी वाला, पार्ट 7 में बी वाला और पार्ट 6 में ए वाला। तो यहाँ क्या था, यहाँ पे किया गया था कि इन्होंने जेवीपी कमेटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट करने के बाद क्या हुआ, However, in October 1953, the government of India was forced to create the first linguistic state। जो है इनको ये जो है प्रेशर दिया गया कि आप जो है स्टेट बनाइए लिंग्विस्टिक बेसिस पे। कैसे किया गया, और जिसको बनाया गया उसका नाम था आंध्र स्टेट, आंध्र प्रदेश जो बनाया गया बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द मद्रास स्टेट। मद्रास स्टेट से जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे और जो है उनको अलग किया गया और उनको एक अलग स्टेट दिया जाएगा आंध्र प्रदेश। This followed a prolonged popular agitation and the death of Poti Suryamulle, a congressperson upstanding after 56 days of hunger strike for the cause। तो ये 56 दिन तक भूख हड़ताल पे थे और इन्होंने जो है इस बात पे अड़ गए कि नहीं हमारा जो स्टेट होगा और लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीजन किया जाए हमारे स्टेट को, कि हम जो है सिर्फ तेलुगु स्पीकिंग पीपल रहेंगे। और ये आंध्र जो थे ना ये सतवाहना डायनेस्टी थी पहले जो रूल करते थे। तो ये लोग मानते हैं कि हम सतवाहना डायनेस्टी के वंशज हैं और हम अपनी जो है उसी वंशज को, उसी डायनेस्टी को हम लेकर चलेंगे, तो हम इसे यूनाइट करने के लिए मर भी जाएंगे। तो 56 दिन का जो है हंगर स्ट्राइक करके मर भी गए। तो ये एक उचित डिसीजन नहीं था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे कोई बड़ा पॉलिटिशियन लीडर जो है वो रिकमेंड करे कि किसी स्टेट का डिवीजन जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे कर दिया जाए। अब एक स्टेट को डिवीजन किया गया तो और सारे स्टेट भी डिमांड करने लगे कि नहीं हमें भी डिवीजन किया जाना चाहिए। जैसे मैंने एक दिन बताया था कि जो है किस प्रकार हम जब इंडिपेंडेंट नहीं थे तब तो हम डिमांड करते थे, तिलक डिमांड करते थे कि जो स्टेट्स हैं उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाए, रीजनलिज्म बेसिस पे जो है डिवाइड कर दिया जाए, ये तिलक चाहते थे। और उसके बाद इंडिपेंडेंट ये हम इसलिए तिलक इसलिए चाहते थे क्योंकि जो हम यदि हम एक लैंग्वेज बेसिस पे या फिर जो है एक रीजनल बेसिस पे यदि हम डिवाइडेड होंगे तो हम आपस में मिलकर और अंग्रेजों से जो है एक स्ट्रेंथ बनाकर जो है अंग्रेजों से लड़ेंगे। ये तिलक की सोच थी और यही उसी सोच को जो है ये इंडिपेंडेंट होने के बाद जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे जो कि एक खास लैंग्वेज बोलते थे, एक पर्टिकुलर जो है लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, वो लोग फिर से करने लगे कि हम जो है यूनाइट होना चाहते हैं एक लैंग्वेज को लेकर। तो उस समय की जो है लड़ाई कुछ और थी, इस समय की लड़ाई कुछ और है कि हम सेंटर से लोहा लेंगे और इधर जो है ब्रिटिश से लोहा लेने के लिए तिलक ने वो किया था जिसको ये लोग फॉलो कर रहे थे। तो अब सिरेमल्ली जो है ये 56 दिन भूख हड़ताल करके मर तो गए। अब जो है इनको स्टेट बनाना पड़ा था, इन लोगों को मानना पड़ा कि हाँ ठीक है लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है हम स्टेट को बना दे रहे हैं, नहीं तो ये लोग और ज़्यादा जो है वायलेंस क्रिएट करते, क्योंकि जो है जब डेथ होती है किसी की तो इस समय जो है कंडीशंस और ख़राब हो जाती है। ये 56 दिन का स्ट्राइक करके जो है क्यों नहीं गवर्नमेंट हमारी सुनी, इस पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होने लगते हैं, इसलिए जो है एक स्टेट बना ही दिया गया। अब उस बनाने के चक्कर में जो है और सारे स्टेट डिवीजन जो है वो करने लगे। फजले अली कमीशन बनाई गई। द क्रिएशन ऑफ आंध्रा स्टेट इंटेंसिफाइड द डिमांड फ्रॉम द अदर रीजन्स फॉर क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। और सारे स्टेट डिमांड करने लगे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीजन हो। दिस फोर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट इन दिसंबर 1953 अ 3-member स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजले अली। तो फजले अली के अंडर में जो है एक और कमीशन बनाया गया और इसको जो है बनाया गया कि देखा जाए कि कैसे जो है हम डिवीजन करें, कि क्योंकि सारे कंट्रीज में जो भी जो है ये भाषा लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन चाहते थे। बॉम्बे जो है, बॉम्बे में मद्रासी थे, उधर गुजराती थे, तो ये लोग जो है कुछ लोग गुजराती बोलते थे, कुछ लोग मद्रासी बोलते थे, तो ये लोग डिवीजन चाहते ही चाहते थे। कुछ लोग हरियाणा और पंजाब में टक्कर था कि पंजाबी बोलने वाले हैं, हिंदी भाषी हैं, तो इनको भी डिवाइड किया जाए। सब ने स्टेट्स ने जो है मांग शुरू कर दी आंध्र प्रदेश बनने के बाद। तो एक जो है कमेटी बनाई गई, फजले अली कमेटी। इसमें कौन कौन था, के.एम. पनिक्कर थे, एच.एन. कुजरू थे और फजले अली थे। तो ये 3 लोग जो है इसे मिलकर और ये कमीशन बना था। फजले अली इसके चेयरमैन थे, इसलिए फजले अली कमीशन कहा गया इसको। It submitted its report in September 1955 and broadly accepted language on the basis of reorganization of state।
तो इन्होंने ब्रॉडली तरीके से एक एक्सेप्ट किया था कि ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली तरीके से हम एक एक्सेप्ट कर लें स्टेट को कि एकदम एक स्टेट जो बनाए वो बिल्कुल एक ही भाषा बोलने वाला हो, क्योंकि फिर से जो है ये टूटने वाली नीति हम उन्हीं अंग्रेजों द्वारा सीखे, अंग्रेजों के समय यूज की गई जो पॉलिसी हमने अपनाई थी कि तिलक जो है कहते थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम एक स्टेट बना लें और अंग्रेजों से जो है लड़ें, वैसे ही अगर एक स्टेट एक लैंग्वेज पे बना दिया जाता तो हमारे स्टेट्स जो है वो टूटने के लिए तैयार होते कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें सेंट्रल से जो है आज़ादी चाहिए। It submitted its report in September 1955 and broadly accepted the language on the basis of reorganization of state, but it rejected the theory of one language one state. One language one state नहीं, जो है एक broadly way में जो है हम accept कर रहे हैं, लेकिन one language one state नहीं होना चाहिए. Its view was that the unity of India should be regarded as the primary consideration in any redrawing of the country's political unit. हमारी प्राइमरी कंसिडरेशन ये रहेगा कि हम जो भी रिड्रॉ कर रहे हैं बाउंड्री वो हमारी यूनिटी को अफेक्ट ना करे. इट आइडेंटिफाइड 4 मेजर फैक्टर्स दैट कैन बी टेकन इनटू अकाउंट इन एनी स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. तो 4 जो है चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे किसी भी एरिया को, किसी भी टेरिटरी को हम यदि रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं. तो पहली बात कि perseveration and strengthening of the unity and security of the country. यूनिटी और सिक्योरिटी बनी रहनी चाहिए. लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि जो है बिल्कुल जो है एक ही वन लैंग्वेज वन स्टेट कर दिए. फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन. तो वन नेशन वन लैंग्वेज का फार्मूला जो है मोदी जी ये लोग कह रहे हैं कि वन नेशन वन लैंग्वेज का जो है फार्मूला हम लोग अपनाएं, तो वो ठीक है, वो किया जा सकता है कि यूनिटी बनाने के लिए आप जो है वन लैंग्वेज वन नेशन वन लैंग्वेज कर दें, लेकिन स्टेट की खुद की लैंग्वेज होगी तो ये प्रॉब्लम करेगी. फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन देखा जाए कि फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन देखा जाए, ये नहीं कि पूरी तरह से हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीजन करते हैं. प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज अ होल. तो ये जो है प्लानिंग और प्रमोशन किया जाए कि वेलफेयर ऑफ द पीपल हो, ये नहीं कि जो है ये स्टेट गुट बना के और जो है आपस में लड़ने लगे. टेरिटरीज ऑफ इंडिया इन 1956 में क्या जो है इसमें चेंजेस लाए गए, जैसे कि आंध्र प्रदेश, आसाम, ये कुछ स्टेट बन गए थे, तो इनको अभी देख लेते हैं. ये जो है टेबल देखने का कोई मतलब नहीं है. The Commission suggested the abolition of the fourfold classification of the states and territories under the original constitution and declaration of 16 states and 3 centrally administered territory. कमीशन ने जो है सजेस्ट किया इसको कि एबॉलिश किया जाए और जो है 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रली जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज हैं उनमें डिवीजन किया जाए. ये कमीशन ने रिकमेंड किया था. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड दीज रिकमेंडेशन विद सर्टेन माइनर मॉडिफिकेशन. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एक्सेप्ट किया लेकिन कुछ माइनर मॉडिफिकेशन भी किया. By the State Reorganization Act 1956 and the 7th Constitutional Amendment Act 1956, the distinction between the Part A and Part B states were done away with and Part C states were abolished. तो देखिए क्या हुआ कि इसमें डिस्टिंक्शन कर दिया गया. 7th Constitutional Amendment से क्या किया, पार्ट ए जो है वो उनको जो स्टेटहुड दे दिया गया. पार्ट बी वाले जो थे इसमें भी कुछ इनमें जोड़ दिया गया, कुछ बचे तो उनको यूनियन टेरिटरी बना दी गई. एंड पार्ट सी को बिल्कुल एबॉलिश कर दिया गया. सम ऑफ देम वर मर्ज्ड विद द एडजेसेंट स्टेट्स एंड सम अदर वर डेजिग्नेटेड एज यूनियन टेरिटरी. एज अ रिजल्ट ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड ऑन नवंबर 1, 1956. तो नवंबर 1, 1956 को जो हमने वो फजले अली कमीशन को जो रिकमेंड किया था कि 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड यूनियन टेरिटरीज बनाएं, तो उसको एक्सेप्ट तो किया हमने, लेकिन इसमें माइनर चेंजेस भी किया. हमने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए. तो रिकमेंडेशन क्या थी, बनाए हमने क्या, ये याद रहना चाहिए. The State Reorganization Act 1956 establishes the new states of Kerala by merging the Travancore. तो केरला बनाया गया ट्रावनकोर को मर्ज करके. ट्रावनकोर को कोचिन स्टेट्स विद द मालाबार डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मद्रास स्टेट एंड कासरगोड ऑफ साउथ कैनरा, दक्षिण कनाडा. तो किस किस को मर्ज किया गया भाई, तो जो केरला बनाया गया इसमें क्या किया गया, मर्जिंग द ट्रावनकोर. कौन सा एरिया था, कोचिन स्टेट. हाँ हाँ भाई, तो वॉइस ब्रेक हो रही है लगातार. अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है लगातार. वॉइस ब्रेक हो रही है.
क्या किया जाए, फिर बंद कर दिया जाए, आज कुछ प्रॉब्लम है नेट में। ठीक है सर ब्रेक हो रही है अब। आज की क्लास जो है इतना ही रखते हैं।